थैंक यू सो मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। आज के वहीद साहब ने, जिनका ताल्लुक चित्राल से है, लेकिन वो ऑक्सफोर्ड में करंटली डीफिल एनरोल्ड स्कॉलर हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, वेरी फिलंथ्रोपिस्ट और वेरी स्कॉलर। सर, मैं अपना इंट्रोडक्शन करता हूँ, आप अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिएगा। काशिफ मेरा नाम है, चित्राल से मेरा ताल्लुक है। और बैक इन 2021 मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एमफिल कंप्लीट किया है। और एंड विजिटिंग फैकल्टी रह चुका हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल और यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में। सो किताब कल्चर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं बुक सर्कल कराता हूँ और एकेडमिक डिस्कशंस और इस तरह के सेशन जो स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल होते हैं, लाइक 2021 से हम कराते रहे। सो ये भी अ, उस लंबे क्या कहते हैं, चैन का एक कड़ी है सर, आज की ये सेशन भी। सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। ऑब्वियसली इंतहाई बिजी स्केजूल होने के साथ साथ थैंक यू सो मच। और प्लीज यू टेक। थैंक यू सो मच काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया। और जितने दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है, आप सबका शुक्रिया आज के सेशन में आने के लिए। और जिस तरह काशिफ भाई बता रहे थे, पहले तो किताब कल्चर का शुक्रिया कि इस तरह के मुख्तलिफ इवेंट्स कराते हैं, आप इस तरह के गैदरिंग कराते हैं जिसमें कुछ ना कुछ हमारे जो दोस्त हैं उनको फ़ायदा हो। जिस तरह आपने मेरे ख्याल में इंट्रोडक्शन तो कर ही दिया। मेरा ताल्लुक़ चित्राल से है, यारखून वैली से मेरा ताल्लुक़ है। और पिछले 5 साल से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में हूँ। अभी मेरा पीएचडी इंशाल्लाह कंप्लीट हो रहा है। इससे पहले मास्टर्स भी मैंने यहीं पे किया था। और अंडरग्रेड मैंने फिर पाकिस्तान में किया था। और पिछले कुछ सालों से कोशिश करते आ रहे हैं कि किसी तरह से स्कॉलरशिप्स के बारे में, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोशल मीडिया के थ्रू और इस तरह के सेशंस के ज़रिए दोस्तों को आगाह करें, जो कि फर्दर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान से बाहर कहीं मौक़े देखना चाहते हों। तो आज का जो सेशन है मेरे ख्याल में वो बेसिकली इट्स एन अटेम्प्ट कि बस ये यकीन दिलाने के लिए कि स्कॉलरशिप्स और मौक़े मौजूद हैं, और अगर आप चाहें तो वो मौक़े आप हासिल कर सकते हैं। तो काशिफ भाई, क्या हम स्टार्ट करें या कुछ कुछ और आप पूछना चाह रहे थे इससे पहले? यस सर, आई गेस वी शुड स्टार्ट क्योंकि टाइम बहुत कम है। प्रीमियम वर्जन नहीं है सर, सॉरी फॉर दैट। तो 40 मिनट्स हमारे पास है। सो हम कोशिश करेंगे कि जीवनिंग के रिक्वायरमेंट्स और कॉमनवेल्थ के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इन 40 मिनट्स में सर आप कोशिश कीजिएगा ब्रीफली स्टूडेंट्स को आप थोड़ा सा वो समझाइएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है। देखें, ये जो इस तरह के सेशंस है ना, मेरे ख्याल में आजकल के ज़माने में इनकी ज़रूरत है सच नहीं है। क्योंकि अगर आप आजकल अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सेस है इंटरनेट का, तो आप इंटरनेट उठा के, पहले तो ये था कि चलो गूगल करके वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे जाके ढूंढ निकालो कि कहाँ पे उसके वो हैं, क्या कहते हैं, क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है, वगैरह वगैरह। आजकल तो आप लोगों को पता है कि एआई का ज़माना है। जहाँ पे उसके नुकसानात हैं वहाँ उसके फ़ायदे भी बड़े हैं। स्पेशली स्कॉलरशिप ढूंढने में, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, ठीक है। तो मैं इतने डिटेल में उस पे जो क्या कहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सब आपको एक क्लिक पे मिलना है। तो उस पे इतना ज़्यादा नहीं मैं टाइम स्पेंड करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में अगेन ये बताने के लिए ज़्यादातर, और ऑब्वियसली मैं सिर्फ कोई 15-20 मिनट बात करूंगा, उसके बाद फिर मैं चाहूँगा कि आप लोगों को कोई सवालात हों जनरली स्कॉलरशिप्स के बारे में, पर्सनल स्टेटमेंट्स के बारे में, कि क्या किस तरह से अप्रोच किया जाए यूनिवर्सिटीज़ को, वगैरह वगैरह। वो जो जितने भी आप जिस स्टेज पे हैं, अपने स्टेज के हिसाब से आपके हम श्योर सवालात होंगे, तो उनको फिर हम डील करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बेसिक जो चीज़ें हैं ये तो आपको बहुत ही आराम से मिल जाती हैं आजकल। तो लेकिन एक चीज़ मैंने ज़रूर नोट किया है कि हमारे नौजवान जो हैं वो मुल्क से निकलना चाहते हैं तालीम के लिए, लेकिन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी जाके उनके दरवाजे पे खटखटा के उनको बोले कि यार आप आ जाएं हमारे साथ, यूके में आपको हम एडमिशन दिलाएंगे। तो थोड़ा सा जो है ना, अपनी तरफ से आपने कोशिश करनी होगी।
और जो है ना उस आई मीन हर चीज़ के पीछे आपका एक स्ट्रगल होता है, आप उसके पीछे लगते हैं, तब जाके कोई चीज़ मिलती है आपको। और जब तक हम ये माइंडसेट के साथ होंगे कि यार कोई मौका मेरी तरफ आएगा, या फिर किसी ने आके मुझे चूज़ करना है, तो आई थिंक वो ये माइंडसेट थोड़ा चेंज करना होगा, एक्टिवली सीख करना होगा। आप जो भी चाह रहे हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाह रहे हैं, यूके में, यूएस में, या कहीं और, तो लाइक आई सेड चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि लोग उस पर कोशिश करें। तो आज हम थोड़ा सा यूके स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करेंगे, मास्टर्स और ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए। विद टाइम यूके में स्कॉलरशिप्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह के ऑक्सफोर्ड में जब मैं आ रहा था 5 साल पहले, यहाँ पे मुश्किल से कोई 4-5 पाकिस्तानी होंगे पर ईयर, इतने लोगों की एडमिशन होती थी। अब जाके मोर देन 30 स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि स्कॉलरशिप्स बढ़ते जा रहे हैं, मुख्तलिफ मौक़े पैदा होते जा रहे हैं। इसी तरह यूके में स्पेशली चित्राल से जितने लोग हैं, या नॉर्थ से जितने लोग हैं, बहुत कम लोग हम शुरू में थे, बट विद टाइम अभी आप देखें कि मोर देन 100 स्टूडेंट्स इस वक्त यूके में पढ़ रहे हैं, सिर्फ चित्राल से ही। तो कहने का मकसद ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ विद टाइम बढ़ गई हैं। ऑब्वियसली उसके साथ कंपटीशन भी बढ़ गया है, ज़्यादा लोग जो है ना वो फॉरेन डिग्रीज में क्या कहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, और मौक़े तलाश कर रहे हैं। लेकिन ये खुशाइन बात है कि अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो यूके में मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइक डिपेंड करता है किस फील्ड में आप हैं, किस डिग्री में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली, चूंकि काशिफ भाई ने कहा है कि सिर्फ शिवनिंग और कॉमनवेल्थ पे बात करें, तो इन दोनों पे हमने वैसे मैंने अलग से इनके अपने जो प्रोग्राम्स एलुमनाई हैं उनको भी बुला के मैंने वो किया है, क्या कहते हैं, सेशंस किए हैं, जिसमें बहुत ही डिटेल में सारी बातें हुई हैं, एसेस के बारे में, वो कैसे लिखते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट वगैरह वगैरह। तो किसी को अगर इंटरेस्ट है, किसी को चाहिए, तो वो मुझे आप रब्ता कर लें। मैं आपको वो जो सेशंस वो रिकॉर्डेड हैं, यूट्यूब पे हैं, वो भी मैं आपको भेज देता हूँ। लेकिन जस्ट टू गेट यू स्टार्टेड कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होते हैं इस तरह के स्कॉलरशिप्स के लिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि मैंने कहा कि मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स हैं। आप अपने जो इंटरेस्ट है उसकी बुनियाद पे, और आपकी जो क्या कहते हैं अचीवमेंट्स है उनकी बुनियाद पे, और आप लाइफ में किस स्टेज में है, इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पे फिर आप राइट स्कॉलरशिप को चूज़ करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दोस्त जो है ना वो डिस्करेज हो जाते हैं इस वजह से कि उनका एडमिशन नहीं होता, जबकि वो अप्लाई ऐसी जगह करते हैं जहाँ पे शायद उनको शुरू में ही पता हो कि यार इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है, या फिर मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, या आर्ट्स में लोग ढूंढ रहे हैं, या फिर अदर अदर थिंग्स एज वेल। तो बेसिकली आई थिंक ज़रूरी ये है कि आप देखें कि क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा फिट है, किस चीज़ में आपको एडमिशन मिलने के मौक़े ज़्यादा फराहम किए गए हैं। तो शिवनिंग, अगर चलो कॉमनवेल्थ से अगर हम स्टार्ट करें, तो कॉमनवेल्थ का आपने सुना होगा। कॉमनवेल्थ और शिवनिंग दोनों जो है ना वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में वीज़ा अप्लाई करने से लेके टिकट आपको दे के, वीज़ा का सारा प्रोग्राम और एनएचएस और ये सब कुछ पे करके, यहाँ पे रहन सहन का सारा कुछ मामला वो उन स्कॉलरशिप्स के थ्रू होता है। तो बेसिकली ये फुली फंडेड फुल राइड स्कॉलरशिप जो हम कहते हैं, ऐसे स्कॉलरशिप्स है जिसमें आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देना होता। लेकिन चूंकि ये ऐसे प्रोग्राम हैं जिनकी जो है ना ऑब्वियसली फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी थोड़ी सी हाई है, और मुकाबला भी थोड़ा सा सख्त है इसके लिए। लेकिन आई एम श्योर कि आप लोग अगर थोड़ा सा जो है ना अपने एप्लीकेशन पे काम करें, तो डेफिनेटली दूसरे लोगों का होता है तो आपका भी ज़रूर होना है। तो बेसिक क्राइटेरिया कॉमनवेल्थ का यो पीएचडी और मास्टर स्टूडेंट के लिए खुला होता है। तो पीएचडी के अलग से स्कॉलरशिप्स होते हैं, या फिर एप्लीकेशन होते हैं, और मास्टर्स के अलग से होते हैं। और ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ इन यूके में होते हैं। तो यूके में कोई भी आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। अम, उनको आप अपना प्रेफरेंस बताते हैं, फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ससेक्स, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी जिसमें आपका फील्ड। लेकिन थोड़ा सा उसको जस्टिफाई करना होता है कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हैं। तो आपके फील्ड के हिसाब से, या फिर अगर वो कोई माना जाना जानी यूनिवर्सिटी हो तो उसको चूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी ऑब्वियसली बात यह है कॉमनवेल्थ में कि पाकिस्तान में या फिर एजेके से आपका ताल्लुक़ होना चाहिए पाकिस्तानी स्कॉलरशिप के लिए। और आपकी परमानेंट रेजिडेंसी पाकिस्तान की होनी चाहिए।
16 साल आपने एजुकेशन हासिल किया हो मास्टर्स के लिए, लाइक आजकल जो बीएससी हमारा अंडरग्रेड एजुकेशन है वो कम से कम होना चाहिए। और अगर आप पीएचडी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपका मास्टर्स होना ज़रूरी है, यानी कि 17 से 18 साल की एजुकेशन हो। और फर्स्ट डिवीज़न वो मांगते हैं, तो वो तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आप जिस सिस्टम में भी हो, अगर जीपीए हिसाब से देख रहे हैं या फिर बीएस वगैरह के निज़ाम से देख रहे हैं, तो वो आप इजीली ऑनलाइन जो है ना कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका फर्स्ट डिवीज़न होना ज़रूरी है। और कॉमनवेल्थ में एक टेस्ट होता है HAT करके, तो उसके लिए आई थिंक 1 साल पहले से आपने तैयारी करनी होती है। तो अगर आपने अप्लाई करना हो नेक्स्ट ईयर, तो इस साल आपने HAT के लिए तैयारी करनी है। और ये सब चीज़ें अगेन कॉमनवेल्थ की वेबसाइट पे आपको मिलेंगी। चैट जीपीटी कर ये लें, गूगल कर लें, ये तमाम चीज़ें वहाँ ये पे आपको मुयसर हैं। HSC कंडक्ट करवाते हैं, ये वही है? और HAT का आप कह रहे हैं, जो HSC करवाता है? जी 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 जी, बिल्कुल HSC वाला है ये। तो अच्छा जी, तो उसमें आई थिंक आपको 100 में से 60 मार्क्स चाहिए होते हैं इसके लिए। तो HAT आपने पहले देना होता है। तो स्पेशली कॉमनवेल्थ जो अप्लाई करना चाहते हैं वो जहन में रखें कि उनको HAT पहले देना होगा, तब जाके फिर आपने जो है ना कॉमनवेल्थ अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली PhD अगर आपने अप्लाई करना हो। उसके अलावा फिर ये है कि फाइनेंशियल नीड आपने शो करना होगा। ऑब्वियसली वो चाह रहे हैं कि ऐसे बच्चे जाएं, ऐसे स्टूडेंट्स जाएं जिनके जो खुद से नहीं जा सकते बेसिकली। तो उसके लिए आपने वो सब शो करना होता है। और इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो भी HEC और CSC ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, वहाँ पे आपने रेफरेंसेस प्रोवाइड करने होते हैं। और PhD के लिए आपने रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड करना होता है। और क्या कहते हैं, मास्टर्स के लिए आपने सिर्फ क्या कहते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट लिखने होते हैं और एसे लिखने होते हैं। तो ये आई थिंक कुछ बेसिक क्राइटेरिया है। एक दफ़ा फिर मैं देखता हूँ कि नेशनैलिटी का आपको पता चल गया कि अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, 16 साल की एजुकेशन और फर्स्ट डिवीज़न, PhD के लिए 17 18 साल, और वर्क एक्सपीरियंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें इतना मैंडेटरी नहीं होता। तो वो आपसे नहीं कहते कि खामखा आपने इतने साल काम किए हों तब ही जाके आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं कॉमनवेल्थ में। लेकिन अगर आपका कोई एकेडमिक काम हो, कोई रिसर्च पोजीशन हो, तो वो डेफिनेटली हेल्पफुल होता है। कॉमनवेल्थ में यूजुअली अगर आपने गवर्नमेंट सर्विसेज में भी कुछ आपने खिदमत अंजाम दी हो, तो उनको भी ये लोग थोड़ा सा प्रेफर करते हैं। एज लिमिट नहीं होती यहाँ पे भी कोई कोई अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन ये है कि आपका एजुकेशन जो है ना एटलीस्ट 16 या फॉर PhD 17 18 साल का हो। और उसके अलावा पहले कभी HSC स्कॉलरशिप आपने जो है ना नहीं लिया हो, तो अगर आप पहले से किसी स्कॉलरशिप पे हैं तो आप फिर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। और इसका ये भी है कि जब आप प्रोग्राम आपका कंप्लीट होगा तो आपको वापस पाकिस्तान जाना होगा। ये भी एक क्राइटेरिया है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप का। रेफरेंसेस ऑब्वियसली आपको 2 एकेडमिक रेफरेंसेस चाहिए होंगे। या फिर अगर PhD अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ प्रोफेशनल PhD रिकमेंडेशंस भी चाहिए होंगे। और ये तकरीबन सितंबर में इसके क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। तो ये आई थिंक एक ब्रीफ क्राइटेरिया है। अगेन लाइक जिस तरह मैंने कहा, ये सब चीज़ें आपको बहुत आराम से ऑनलाइन मिल जाएंगी। और वो जो वीडियोस हमने पहले इन सब को डिटेल में जो डिस्कस किया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप उसमें से भी देख लें। और आखिर में अगर आपके कोई स्पेसिफिक सवालात हैं तो वो हम आखिर में लेंगे। उसके अलावा शिवनिंग स्कॉलरशिप की हमने बात की थी। ठीक है, कॉमनवेल्थ के अलावा शिवनिंग स्कॉलरशिप भी सिमिलर स्कॉलरशिप है, वो भी पाकिस्तानी शहरियत रखने वाले लोगों के लिए है वो भी। और वो ज़्यादातर सिर्फ मास्टर्स के लिए है, शिवनिंग का PhD के लिए नहीं होता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका अंडरग्रेड या फिर जो बैचलर्स हम कहते हैं वो कंप्लीट हुआ हो। वो सेकंड क्लास अपर डिवीज़न, उसको फिर आपने कन्वर्ट करना होगा अपने उसके हिसाब से। UK में 2:1 के हिसाब से होता है, तो सेकंड क्लास अपर डिवीज़न GPA होना चाहिए आपका। शिवनिंग और उसमें कॉमनवेल्थ में एक मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि शिवनिंग में आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आप शिवनिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये आप इंश्योर करें कि आपका मोर देन आई थिंक 2800 आवर्स उसका वो होता है क्राइटेरिया, वो आपने ग्रेजुएशन के बाद काम किया हो।
तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आप जो है ना खामखा कोई प्रॉपर जॉब कर रहे हो या फिर कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में हो या कोई इस तरह हो, लेकिन इट हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो ये क्या आप एनजीओ के साथ आपने काम किया है, किसी लाइक रिसर्च एजेंसी के साथ आपने काम किया है, कोई कंसल्टेंसी सर्विस में आपने काम किया है, तो सारे जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपके काउंट होंगे। लेकिन आपको शो करना होगा कि किस तरह से ग्रेजुएशन के बाद आपने 2800 आवर्स काम किए हैं। तो इट्स नॉट सूटेबल फॉर पीपल जो कि अभी अभी ग्रेजुएट कर चुके हैं। तो इसलिए मैं शुरू में भी आपको बता रहा था कि इन चीज़ों का जानना ज़रूरी है कि किस में आप अप्लाई करें तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं और फिर आप ऑब्वियसली 2 साल काम नहीं कर चुके, इसमें अप्लाई करेंगे तो आपके एक्सेप्टेंस के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। और इसका ये है कि अगर आप अगेन जिसका मतलब ये है कि अगर आप 2026 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2024 से पहले ग्रेजुएट किया हुआ होना चाहिए, अदरवाइज वो 2 साल का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो एड अप नहीं होगा। तो ये एक चीज़ आप अपने जहन में रखें। और शिवनिंग स्कॉलरशिप काफ़ी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप इसलिए भी है कि वो लीडर्स पैदा करना चाहते हैं। तो आपने डिनोट करना होगा कि किस तरह से आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, और क्या कहते हैं, क्या एविडेंस है आपके पास, कोई कम्युनिटी वर्क आपने किया हो, कोई कम्युनिटी लीडरशिप हो। तो ये चीज़ें जो है ना शिवनिंग में ज़्यादा काउंट होती हैं, वो उसमें इतना ज़्यादा काउंट नहीं होता। और आई थिंक शेवनिंग के लिए ये भी ज़रूरी है कि फिर आपके पास अनकंडीशनल ऑफ़र हो किसी यूनिवर्सिटी से, जो कि कॉमनवेल्थ के लिए ज़रूरी नहीं है। कॉमनवेल्थ में आप अप्लाई करें, स्कॉलरशिप आपको मिलता है तो आप एक यूनिवर्सिटी में ना हो तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में आपका होना ही है। लेकिन शिवनिंग के लिए ये ज़रूरी है कि आपका अनकंडीशनल ऑफ़र आपके पास हो, तब जाके आप ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो इन अ वे पहले आप जो है ना यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर लें, और साथ साथ आप शिवनिंग अप्लाई कर लें, और एट द एंड जब शिवनिंग के वो हो जाते हैं, आपके इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, तब तक आपका एडमिशन भी हुआ होना चाहिए। तो आपको दोनों चीज़ें, यूनिवर्सिटी एडमिशन और शिवनिंग, साथ लेके जाना होगा। शिवनिंग में कुछ एसेस लिखने होते हैं, ऐसे रिक्वायरमेंट हैं, 4 एसेस होते हैं इसके डिफरेंट, मुख्तसर एसेस हैं, कोई 300-400 वर्ड्स के एसेस होते हैं, जो कि कि आप क्या स्टडी करना चाहते हैं यूके में, क्या लीडरशिप पोजीशंस हैं आपके, और करियर प्लान्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों पे वो फोकस्ड होते हैं। और वो आपको एक मौका फराहम करते हैं कि आप अपने जो एक्सपीरियंस है उसको शो करें, अपनी विलिंगनेस को शो करें, और अपने प्लान्स दिखाएं कि आप क्यों इस स्कॉलरशिप के लिए बेस्ट फिट होंगे। तो उसके हवाले से भी अगेन जैसे मैंने कहा कि कुछ एलुमनाई से हमने मीटिंग की हुई है, वो सारा जो है ना बहुत ही डिटेल में हमारे पास मौजूद है, जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर कोई आपके सवालात है, कोई अगर उस स्टेप में यू हैव स्टार्टेड द प्रोसेस, तो आप वो भी बता सकते हैं। इसमें भी कोई एज लिमिट एज सच नहीं है कि आपका कोई अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपने ग्रेजुएशन के बाद 2 साल काम किया हो। और इसमें भी ये ज़रूरी है कि आपने पहले कोई फंडिंग नहीं ली हो, किसी यूके गवर्नमेंट फंडिंग से। अच्छा, शिवनिंग में एक चीज़ जो कि कॉमनवेल्थ से भी ज़्यादा आई थिंक इस पे स्ट्रेस करते हैं, वो ये है कि आपने यहाँ पे 1 साल का मास्टर्स करना होता है, उसके बाद आपने 2 साल फिर वापस जाना होता है। तो बेसिकली 2 साल तक आप फिर वापस यूके में इंटर नहीं हो सकते। तो अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि मुझे यूके में लॉन्ग टर्म रहना है, तो शिवनिंग इज़ नॉट बेस्ट फॉर दैट। ये उनके लिए है जो कि इधर पाकिस्तान में ऑलरेडी कोई उनका इस्टेब्लिश्ड जॉब होता है, या फिर कोई एकेडमिक पोजीशन हो, या फिर सिर्फ वो चाह रहे हैं कि मास्टर्स डिग्री लेके वापस पाकिस्तान जाएं, तो उनके लिए बेस्ट है। अदरवाइज यहाँ पे आप नहीं रह सकते। 1 साल आपका कंप्लीट हो गया, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा वगैरह आपको नहीं मिलेगा। आपको शिवनिंग करने के बाद 2 साल तक फिर वापस जाना होगा। आप कहीं और जा सकते हैं उसके बाद, जैसे कि आप शिवनिंग करके यूएस जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं, लेकिन यूके नहीं आ सकते। तो ये चीज़ एक डिफरेंट फैक्टर है शिवनिंग के बारे में, जो कि आपको जहन में रखना होगा। बाकी मेरे ख्याल में वही है कि अगर आप, अच्छा हाँ, इसमें कुछ लोग पूछते हैं कि क्या वो लोग जो कि अपने जॉब्स करते थे स्टडीज़ के साथ, उनका वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो वो एज सच काउंट नहीं होता। आपकी ग्रेजुएशन के बाद जो वर्क एक्सपीरियंस है सिर्फ वही काउंट होता है। यूनिवर्सिटी के दिनों में आपने जो काम किया है वो इसमें वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता। वो ग्रेजुएशन के बाद वाले 2 साल जो हैं वो इसमें काउंट होते हैं।
तो आई थिंक ये एक ओवरऑल जो है ना, एक क्या कहते हैं, एक ओवरव्यू है दोनों स्कॉलरशिप्स का। ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंट स्कॉलरशिप्स और भी हैं, लेकिन चले इस पे मेरे ख्याल में थोड़ा गुफ्तगू करते हैं। आप लोगों को कुछ सवालात होंगे या फिर किसी चीज़ में आपको वाहिद क्लैरिटी चाहिए हो तो वहीद पूछ साहब, लेंगे। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो हेड का टेस्ट होता है क्वाइट ट्रिकी। तो अभी सर ये कॉमनवेल्थ के लिए वो चल रहे हैं रजिस्ट्रेशन। तो अभी जो हम्म। लोग अप्लाई करेंगे उन्होंने डेट भी एक्सटेंड किया 25 सितंबर तक। तो वो बड़ा टफ होने वाला है। ये जो सेशन है ना सर हेड का, ये टफ होने वाला है क्योंकि कॉमनवेल्थ में हम्म। लोग आ रहे हैं। तो इसके बाद जो सेशन होगा हर साल में 2 बार आता है, तो वो इजी होता है। तो उसमें आप मार्क्स ले सकते हैं। तो आई सजेस्ट के जो कॉमनवेल्थ के अप्लाई कर रहे हैं सो अभी के लिए भी करें, लेकिन जो नेक्स्ट वाला आने वाला 6 मंथ के बाद आएगा दैट वुड बी ट्रिकी। क्योंकि मैं भी बड़ा खुआर हो चुका हूँ सर, more than 2000 SMS मैंने उनको मेल्स किए हैं CSC के हवाले से। सो आई हम्म। गॉट बिट डिसअपॉइंटेड। लेकिन वी शुड ट्राई, वी शुड नेवर गिव इन, दैट्स द ट्रिक। सो अच्छा सर, ये जो अचीवरिंग का जो है इसके लिए कोई प्रोफेशनल डिग्री चाहिए? आइल्स हो गया, हेट हो गया, या दूसरा कैल्टा है एटसेट्रा? आई थिंक इसकी आइल्स रिक्वायरमेंट है, ज़रूर है, क्योंकि वो बेसिकली ना यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। आइल्स जो है, अगर आप अनलेस कि आप किसी इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं, आपको यूके में किसी भी इंस्टीट्यूट में दाखिले के लिए आपको आइल्स चाहिए होता है, और फिर वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है। हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से आइल्स की रिक्वायरमेंट रखती है। जैसा कि अगर आप ऑक्सफोर्ड में आना चाह रहे हैं तो 7.57 इन ईच सेक्शन होता है, किसी और यूनिवर्सिटीज़ में जाएं तो वह 6.56 होता है। तो इट्स ए यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। आई थिंक आइल्स के बगैर यूके में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ होंगी, या जो बहुत छोटी यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो कोई जुगाड़ करके अलाउ करेंगे। अदरवाइज आइल्स जो है वो एक नेशनल रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो आइल्स आपने देना है। अगर आप यूके में कहीं भी सेल्फ पे करना चाह रहे हैं, किसी स्कॉलरशिप के थ्रू करना चाह रहे हैं, या फिर किसी फंडिंग के थ्रू करना चाह रहे हैं, तो आइल्स आपको लाजमी तौर पे देना है। और उसकी फिर जो ग्रेड्स हैं या जो जो मार्क है, वो डिपेंड करता है कहाँ आप अप्लाई करते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से फिर आपने देखने होते हैं कि आप एलिजिबल है या नहीं है। राइट, राइट तो सर। ये अक्सर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती स्कॉलरशिप्स की, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। सही। सर क्वेश्चंस ले लेते हैं। आई गेस पार्टिसिपेंट्स में से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे। जी असमतुल्ला, प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया। सर अब शायद आपको याद होगा, मैंने अपना पर्सनल स्टेटमेंट आपके साथ शेयर किया था और आपने रिव्यू करके वापस भेजा था, जो कि काफ़ी हेल्प आउट था। थैंक यू सो मच फॉर देट। और इसका मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये जो कॉमनवेल्थ के लिए आपने इसका एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया आज का, मोटिवेशन हम्म। लेटर का बता दें सर। पर्सनल स्टेटमेंट का तो हो गया, ज़्यादातर इस पे फोकस करते हैं, लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी जो है वो मोटिवेशन रिलेटेड, जैसे इरासमुस जो कि आपका ही यूट्यूब चैनल पे मैंने वो सेशन अटेंड किया था, इरासमुस हम्म। के लिए मोटिवेशन रिलेटेड मांगते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या डिफरेंस होता है और क्या चीज़ें वहाँ ऐड होनी चाहिए सर? ठीक है असमतुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। ये अच्छा सवाल है, और ऑनेस्टली इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता इन दोनों में। ऐसे समझे कि ये इट्स द सेम थिंग। एक तरह से पर्सनल स्टेटमेंट और मोटिवेशनल लेटर मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स को मुख्तलिफ नाम देते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को मुख्तलिफ नाम देते हैं, लेकिन और उसके साथ ना वो बड़े क्या कहते हैं, क्लियर टर्म्स में बताते हैं कि आपने क्या क्या उन चीज़ों को आपने मेंशन करना होता है। चाहे वो पर्सनल स्टेटमेंट लिखें या चाहे वो मोटिवेशनल लेटर लिखें, आई थिंक दोनों केसेस में शुरू में बताया जाता है, जिस तरह कॉमनवेल्थ का जो क्या कहते हैं पोर्टल है, उसमें प्रॉपर्ली लिखा है कि आपने बताना है कि क्यों आप स्कॉलरशिप के लिए बेस्ट हैं, और क्या कहते हैं क्या आपके पास्ट एक्सपीरियंस हैं, और किस तरह से फ्यूचर में ये डिग्री आपकी हेल्प करेगी। इसी तरह उसमें इरेस्मस में भी बड़ा क्लियर आउटलाइन है। तो आई मीन दिस आर बेसिकली, इसमें आपने शो करना होता है कि किस तरह से आप स्टैंड आउट करते हैं, किस तरह से आपके एक्सपीरियंस जो हैं वो इस चीज़ को मीट करती हैं, और किस तरह से ये जो स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है आपके करियर डेवलपमेंट के लिए और आपके प्रोग्रेस के लिए जो है ना ज़रूरी है। तो ये नाम इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। मैं अक्सर ये भी देखता हूँ कि लोग पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हैं विदाउट लुकिंग एट के क्या इंस्ट्रक्शंस हैं।
ठीक है, हमारे जहन में ऐसा होता है कि यार पर्सनल स्टेटमेंट ही तो है, उसमें मैं लिखूंगा अपने बारे में और कुछ इस तरह के पहाड़ों से आया हूँ, ये हुआ है मेरे साथ, मैंने ये किया है वो किया है, तो ये हमारा कॉमन वो होता है। लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी होता है कि आपने देखना होता है कि क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं। क्योंकि देखो ना, क्योंकि आजकल मैं कुछ स्कॉलरशिप्स हैं उनमें एज एन एसेसर भी काम करता हूँ। तो उसमें हम ये देखते हैं कि एक साइड पे हम ये उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं कि हमने ये पूछा है तो पर्सनल स्टेटमेंट में क्या वो चीज़ है या नहीं, अगर है तो हम उसको 10 मार्क्स दे देते हैं। फिर हम नीचे जाके देखते हैं, अच्छा हमने ये भी मेंशन किया था कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस बताने हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने वो अटेम्प्ट किया है तो उसके 10 मार्क्स आ गए। तो इमेजिन कि अगर आपने वो इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी हों और आपने सिर्फ प्रेजेंट एक्सपीरियंस लिख दिया और आपके आगे प्लान्स लिख दिए जिसमें पास्ट एक्सपीरियंस आपका मेंशन ना हो, तो आपके जो है ना टोटल 50 में से 10 मार्क्स ऐसे ही कट गए। तो इन अ वे लाइक आप इसको बहुत स्ट्रक्चरली देखें, ये जो देर इज़ नो अदर वे कि लोग जज कर सकें कि कौन ज़्यादा फिट है एक स्कॉलरशिप के लिए, तो इसलिए वो हमेशा इंस्ट्रक्शंस जो है वो इंतहाई ज़रूरी हैं। किसी भी आप एप्लीकेशन में आप देखें तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पहले पढ़ें, समझें, अगर समझ नहीं आ रही हो तो अगेन बहुत सारे ज़राए हैं, किसी एलुमनाई से पूछ लें, किसी चैट जीपीटी से पूछ लें, कोई एआई से पूछ लें, बोलें कि भाई ये मेरे लिए एक्सप्लेन करें कि क्या क्या चीज़ें मैं इसमें बताऊं, और फिर तब जाके आप उसको लिखें और स्पेसिफिकली स्पीक टू द इंस्ट्रक्शंस। चाहे वो मोटिवेशनल लेटर मांग रहे हो, चाहे वो पर्सनल स्टेटमेंट मांग रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके हिसाब से लिखेंगे अच्छा तो आई सर, थिंक इट शुड बी फाइन। सर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, इफ़ यू परमिट मी टू। जी बिल्कुल। सर ये कि लाइक स्कॉलरशिप फंडिंग इज लाइक गोइंग टू वॉर, और जंग में जाने से पहले जिस तरह हम जंगी हथियारों से लेस होते हैं ना। सो पर्सनली पर्सनली सर, मैंने बहुत से लोगों को लाइक ऐसे ही, मैं तो लाइक एक्सपोजर पर्सनल नहीं है, लेकिन दोस्त वगैरह बहुत सारे हैं अब्रॉड, तो उनसे मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस और मैंने काफ़ी पता किया था। तो मेरी नसीहतों का जो फल इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि मैं खुद काइंड ऑफ अभी तक मैंने पासपोर्ट नहीं बनाया। अभी तक पासपोर्ट मेरा नहीं बना। हम्म। जस्ट इमेजिन दैट कि हम कितना प्रैक्टिकल और इम्प्रैक्टिकल है। तो इस बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि कितनी कौन सी चीजें हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स जिनको स्टूडेंट शुड बी रेडी फॉर फॉर दोस थिंग्स। जी काशिफ भाई, ये बहुत अच्छी बात आपने की है, जो कि मैंने शुरू में भी कहा था कि अक्सर यही होता है कि हमें लगता है कि यार अच्छे स्कॉलरशिप्स हैं, और सबसे जिस बात पे मुझे दुख होता है ना वो इस बात पे होता है कि हमारे मेरे अपने इतने अच्छे दोस्त हैं जो कि वेरी वेल क्वालिफाइड हैं, जो कि सारी क्राइटेरिया मीट करते हैं, सिर्फ उनको कंप्यूटर उठा के अप्लाई करना है और वो नहीं करते। तो जो जो ये प्रोसेस है, सिर्फ ये करना इज़ लाइक गोइंग टू चेंज योर लाइफ। तो बेसिकली कुछ चीज़ें आई थिंक जिन लोगों का, अच्छा आप लोग इधर आए इसका मतलब ये है कि आप सब इंटरेस्टेड हैं क्या कहते हैं स्टडीज़ में, अब्रॉड स्टडी करें या फिर फर्दर स्टडी करें, जो भी है। तो अगर आपके जहन में ये चीज़ है तो कुछ चीज़ें आपने करनी होंगी। सबसे पहले ये कि जिस तरह आप कह रहे थे कि पासपोर्ट आपका रेडी होना चाहिए, उसकी वजह ये है कि यार आज के ज़माने में ऑब्वियसली पासपोर्ट इतना ज़रूरी हो गया है कि अगर आप स्टडीज़ के लिए नहीं तो कोई जॉब कर रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, कॉन्फ्रेंसेस आती हैं, किसी न किसी चीज़ में आपको बाहर जाना होता है, और चित्राल में सबसे आसान काम पासपोर्ट बनाना होता है। पाकिस्तान में जनरली आप जाके दे दें, वो आपका पासपोर्ट बन के आ जाता है, 10 साल का बना लें एक टाइम पे। तो पहली जो वो है क्या कहते हैं फॉरेन एक्सपीरियंसेस के लिए ऑब्वियसली पासपोर्ट को आपकी बड़ी ज़रूरत होती है उसकी। दूसरी बात ये है कि रिसर्च करें चीज़ों पे। हमेशा आप जो है ना क्या कहते हैं पैसिव अप्रोच ना रखें। आप ये ना सोचें कि कोई आके मुझे बताएगा कि मैंने क्या करना है। अगर लेट्स से कई लोग मुझे अप्रोच करते हैं और वो ये सवाल पूछते हैं कि सर कोई स्कॉलरशिप बता दें मेरे लिए, तो अब इसका देखो ना, अब कोई किसी को भी ये सवाल पूछना उस पर जुल्म है। आप, मुझे नहीं पता कि आप क्या पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आपको क्या पास्ट एक्सपीरियंस है, आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं, आप आके फेसबुक में मुझे ये मैसेज कर रहे हैं सर मुझे कोई स्कॉलरशिप बता दें। तो आई थिंक ये किसी के साथ भी फेयर नहीं है कि वो आपके लिए बैठ के आपका रिसर्च करे। ठीक है। और आज के ज़माने में वो भी स्पेशली अगर आप एआई खोलें, अगर आप अंग्रेज़ी में बात नहीं कर सकते तो उर्दू में लिखें, अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप उससे बात करें। लाइक कि इतना आसान बन चुका है कि आप वॉइस नोट के ज़रिए सारे इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आप उसकी भी जहमत नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक कि कोई स्कॉलरशिप आपको मिलना है, ऑनेस्ट सी बात है ये। तो रिसर्च इंतहाई अहम है और ज़रूरी है कि आप जो फील्ड
आपको लगे अच्छा, ऑब्वियसली आपको प्रोग्राम्स चूज़ करने होंगे, मुख्तलिफ डिग्रीज ऑफर होते हैं, तो उनमें से देखना है कि आपके मतलब की डिग्री कौन सी है। तो उसके लिए उसको कोई आपको नहीं बताएगा, वो आपने खुद करना होगा, आपने यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करना होगा, आपने प्रोग्राम्स को कंपेयर करना होगा, आपने मुल्क चूज़ करना होगा। पहले देखेंगे आपको यूके जाना है, आपकी क्या लाइफ ट्रिजेक्टरी है, आपको यूएस जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, वो सब आपने खुद करने होंगे। और तब जाके फिर आप स्कॉलरशिप उस मुल्क के देख लें, स्कॉलरशिप पे आपने रिसर्च करना होगा। तो अगेन आई थिंक आज के ज़माने में इस चीज़ की कमी नहीं है कि आप कहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अलबत्ता इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप में वो विलिंगनेस हो, आप वो टाइम स्पेंड करें। जब मैं अप्लाई कर रहा था आज से कोई 10 साल पहले, तो लिटरली मैंने पूरा एक्सेल शीट बनाया हुआ था, जिसमें मैं रोज़, उस वक्त तो इतना अच्छा नहीं था हमारे लिए एआई का, अब ऐसा लग रहा है ना हमारे जो पेरेंट्स और वगैरह कहते थे कि हम 10-10 घंटे चल के स्कूल जाते थे, अब हम ऐसे ही बातें कर रहे हैं कि हम गूगल में जाके सब चीज़ों को अलग से पढ़ के, और वो एक कंपेरेटिवली क्या कहते हैं वो एक्सेल शीट बना लो, उसमें फिर देख लो क्या रिक्वायरमेंट है वगैरह वगैरह, खुद से करने होते थे। अभी आप चैट जीपीटी से कह लें कि भाई इन चीज़ों को कंपेयर करके मुझे समरी दे दो, तो 10 मिनट में आपके पास पूरा उसका जो है ना वो समरी आ जाता है। तो आई थिंक दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप चाह रहे हैं कि कोई कुछ बन जाए, तो आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकल के, थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके, फिर जो है ना स्कॉलरशिप की तरफ आना होगा आपने। राइट सर, राइट। और पार्टिसिपेंट्स के, अच्छा सबाहत, जी सबाहत, यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज, कास्ट करवाएं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। सॉरी आई वाज अ बिट लेट, तो मैंने स्टार्ट से जो है वो नहीं सुना। सर मैं जस्ट ये पूछना चाहती थी कि आप यूके में रहे हैं, तो क्या आप किसी स्टूडेंट को ये सजेस्ट करेंगे कि वो किसी भी शेंजन कंट्री से मास्टर्स के बाद पीएचडी के लिए यूके मूव करे? तो क्या आप क्या समझते हैं कि यूरोप बेस्ट है या कि यूके बेस्ट है? क्योंकि यूरोप में फिलहाल अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह या जॉब की जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और लैंग्वेज बैरियर्स बहुत ज़्यादा है। तो हम ये सोचते हैं कि बस मास्टर्स कर ले तो किसी भी इंग्लिश कंट्रीज मूव कर जाए। तो क्या आप इसके बारे में क्या कहते हैं? थैंक यू सबाहत, ये बहुत अच्छा सवाल है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसके साथ हम खुद भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं हमेशा। आई थिंक दोनों ऑप्शंस में मसाइल हैं, दोनों ऑप्शंस में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप यूके आना चाहती हैं, तो फिर डेफिनेटली मैं आपको ये बता लूँ कि यहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। इनफैक्ट यूरोप से यूके में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। उसकी वजह ये है कि यूएस में जो मसले हुए हैं उसकी वजह से सारा जो क्राउड है वो इधर मूव हो गया, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड सिचुएशन है। चूँकि मैं और खुद अभी जॉब मार्केट में इंटर हुआ हूँ, जो चीज़ें देख रहा हूँ, तो जिस तरह इस साल मेरे डिपार्टमेंट में एक भी जॉब एडवर्टाइज नहीं हुआ है, और बाकी जो जॉब्स अप्लाई करते हैं पर जॉब कोई 500-600 एप्लीकेशंस आते हैं। तो आई डोंट थिंक यूके इज़ डूइंग ग्रेट एट दिस पॉइंट एज वेल। शेंजन एरिया में रहने का एक फ़ायदा आपको ये होगा कि यू कैन ईजिली मूव अराउंड। अगर आप यूरोप में हैं तो जर्मनी जाएं, नॉर्डिक कंट्रीज़ जो हैं वहाँ जाएं आप, या फिर आई थिंक लैंग्वेज का मसला है फॉर श्योर। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ फिर भी मुझे लगता है कि यूरोप में यूके के मुकाबले में ज़्यादा हैं। लेकिन इट रियली डिपेंड्स ऑन कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे रहना है, आपको क्या कहते हैं सिटीज़नशिप वगैरह की आपको ज़रूरत है, या फिर उसके लिए यूके ज़्यादा बेहतर है, स्पेशली आफ्टर पीएचडी। पीएचडी के बाद यूके में टैलेंट वीज़ा होता है, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, जिसमें 3 साल में आपको पीआर मिल जाता है, जो परमानेंट रेजिडेंसी है, जो कि अक्सर यूरोप ममालिक में जो शेंजन कंट्रीज़ है उसमें नहीं होता। तो वो अगर फैक्टर है तो उसके लिए यूके अच्छा है। लैंग्वेज के लिए यूके अच्छा है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यूके में नहीं है। स्कॉलरशिप स्पेशली यूके में बहुत मुश्किल से मिलती हैं पीएचडी के लिए। यूरोप में रिलेटिवली स्कॉलरशिप्स बेहतर हैं, बहुत सारे ममालिक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, स्टाइपेंड भी देते हैं। यूके में ऐसा नहीं है, यूके में आपने स्कॉलरशिप के ज़रिए ही आना होता है, इनकी अपनी कोई फंडिंग नहीं होती। तो आई थिंक दिस इज़ अ डिसीजन विच इज़ रियली बेस्ड ऑन योर पर्सनल सर्कमस्टेंसेस।
आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और क्या कहते हैं कि आप आगे क्या करना चाहती हैं। तो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन ओवरव्यू ये है कि यूके इज़ नॉट डूइंग excellent for job opportunities either at this Right, point. sir. Asif Kamal, yes, please go ahead. अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको सर? जी जी बिल्कुल, आसिफ बताएं। अच्छा, मेरा नाम आतिफ कमाल है, मेरा ताल्लुक अपर सालबर्ग से है। मैं करेंटली यूएस में एक यूनिवर्सिटी वहाँ पे ऑनलाइन सीएस कर रहा हूँ, रिसर्च। अभी वहाँ पे तो क्रेडिट आवर्स का हिसाब होता है। अभी 96 क्रेडिट आवर्स हो गए हैं, तो 120 कंप्लीट करना है। तो आई थिंक 2 सेमेस्टर कुछ वैसे हैं। तो अभी यहाँ मैं सॉफ्टवेयर हाउस के साथ हूँ, जहाँ वहाँ पे हम एआई टूल के डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। और मेरी एक्सपर्टीज जो है वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग और एसईओ के अंदर है। तो आप में आप मुझे क्या सजेशन देते हैं कि मैं यूरोप की तरफ मूव इस पे कोशिश करूँ या यूएस की तरफ? हम्म। थैंक यू आसिफ। यूएस और यूरोप का आई थिंक ये भी एक, अगेन लाइक ये ऐसे ऐसे सवालात हैं जो कि रियली डिपेंड करती हैं कि आलमी हालात कैसे जा रहे हैं। यूएस एट दिस पॉइंट आई वुडेंट रिकमेंड टू एनीवन, क्योंकि बड़े मसाइल चल रहे हैं वहाँ पे, जितने भी ग्रांट्स कट हो रहे हैं, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने गए थे उनको निकाला जा रहा है, और आई डोंट नो मतलब क्या होगा। ये इलेक्शंस होंगे, चीज़ें चेंज होंगी नहीं होंगी उसका हमें नहीं पता। आई थिंक यूरोप रिलेटिवली सेफ है अभी तक, एटलीस्ट सेफ है कि आप इसमें आएंगे तो आपको इस तरह से कोई निकाल नहीं देगा। यूएस में कंडीशंस इतने अच्छे नहीं हैं, जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पे राइट विंग का बड़ा जोर है। तो इस टाइम पे